प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं 909 का सेट डी। जो आपका सेट डी है, इसकी डिस्कस कर रहे हैं हम। आपके पास ए, बी या सी हो तो आप उसको भी मैच कर सकते हैं इसी क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस आपके क्वेश्चन के क्रमांक चेंज मिलेंगे। तो अंग्रेजी भाषा शिक्षण यानी कि पैडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का हम जो है सब्जेक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो इसके क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, ज़्यादा आपको परेशान नहीं किया गया। देखिए, NCF 05 स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स। तो NCF 2005 यानी कि 05 भी बोलते हैं, तो NCF 2005 किसके लिए होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे ये फुल फॉर्म ही लिखे हुए हैं, तो आपने सभी ने सही किया होगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यही इसका सही सही ऑप्शन है, सी। बाकी सारे के सारे गलत हैं। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज ए क्वेश्चन विच हैज ओनली वन राइट आंसर फॉल्स। तो अभी आप देख रहे हैं, आपका जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें से कोई एक ही आपका आंसर जो है फॉल होता है सही। तो वो कौन सा आपका क्वेश्चन टाइप होता है? ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप, है ना। तो यहाँ पर जो है आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, who shared motivation is to find those approaches that make the child eager for the kind of learning the school endorses। तो इसको कहा था बर्नार्ड ने। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बर्नार्ड का ये स्टेटमेंट है मोटिवेशन के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉन ऑल्सो नॉन एज अल्फाबेटिक मेथड। अल्फाबेटिक मेथड का मतलब हो गया स्पेलिंग मेथड, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द SQ4R लर्निंग मॉडल। तो SQ4R लर्निंग मेथड में जो है क्यू से क्वेश्चन हो जाता है, और चार जो आर हैं उससे रीड हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, और उसके अलावा जो है आपका रिकॉल भी हो जाता है। ये चार आर जो है इस तरह से इसमें दिए गए हैं। लेकिन इसमें से एस का मतलब जो है सर्वे होता है, सेलेक्ट नहीं होता। एस जो स्टार्टिंग का है इसका मतलब होता है सर्वे, सेलेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ये इसका नॉट ए कंपोनेंट है। नॉट कंपोनेंट कौन सा है? सेलेक्ट जो है इसका कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, पूछा गया है NCFTE वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो NCFTE इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में। 2009 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। आप लोगों ने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वर्ड्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड। वो वर्ड्स जिनको हम पहचान लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन नेवर और सेल्डमली, या तो कभी नहीं या बहुत ही कम यूज करते हैं हम जब स्पीक करते हैं या राइट करते हैं। तो ये वर्ड्स जो है कौन सी कैटेगरी के आते हैं? तो इसको बोलते हैं हम पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी यानी कि ये आपका एक्टिव होता तो हम इसको यूज करते हैं, लेकिन ये पैसिव है। वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग्स आर कॉल्ड। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं? एंटोनियम। तो यहां पर जो है इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियम, ठीक है। एंटोनियम या एंटोनियम्स। उसके बाद द फुल फॉर्म ऑफ FLA इज। तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। यहां पे आपका आ जाएगा एक्विजिशन, AC एक्विजिशन। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एबिलिटी टू लर्न मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं हम? मल्टी लिंग्विज्म। तो यहां पे हम इसको लिख देंगे मल्टी लिंगुअलिज्म। अब जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहां पूछा गया है, इट इज एडवाइजेबल टू टीच पोएट्री इन पार्ट्स। यस, इट इज एडवाइजेबल। आप जो है पोएट्री को जो है खंडों में विभाजित करके पढ़ाएं, वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। पूरी पोएट्री एक साथ पढ़ के समझाने से बेहतरीन होगा खंडों में उसको विभाजित करके पढ़ाएं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द टीचर इन टॉकिंग इन द क्लास कॉल। तो उसको बोलते हैं TTT शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म में होता है टीचर टॉकिंग टाइम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच कैटेगरी डू क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन 1 और 2 सेंटेंसेस फॉल। तो जो 2 से 3 सेंटेंस में हमें जिसका आंसर देने होते हैं वो आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है ना।
तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में VSA, वेरी शॉर्ट आंसर ये टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट आर ALMS, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके बाद है व्हाट इज द एज फ्रॉम 12 टू 18 ईयर्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडोलसेंस, है ना। या फिर इसको एडल्टहुड भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कोर्स क्या होता है। डिस्कोर्स जो है किसी भी चीज़ के बारे में जो हम पाठ पढ़ाते हैं या कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं उसके लिए सीरियस होकर डिस्कशन करना जो है हमारा क्या हो जाता है, वो डिस्कोर्स हो जाता है। तो ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है, थोड़े से आंसर्स आपको सही समझ के लिखने थे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें डिस्कोर्स पूछा गया है, नैरेटिव कंपोजिशन क्या होते हैं, एग्जाम्पल देना था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्टेशन, और व्हाट आर कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस, गिव एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो है व्हाट आर एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो आप जानते ही हो अच्छी तरीके से, हमने इसको बहुत बार पढ़ा हुआ है। व्हाट इज फर्स्ट लैंग्वेज, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। गिव एग्जांपल ऑफ द 4 बेसिक पैटर्न फॉलोड इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना था। और ऑप्शन में है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्टेप्स यूज्ड इन अल्फाबेटिक मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सम डिसएडवांटेज ऑफ अल्फाबेटिक मेथड। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी फॉलोड बाय एनसीएफ 2005, या फिर एनसीएफ 2005 के जो इनकॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स मॉरल वैल्यूज हैं उसके बारे में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया डिस्क्राइब ईदर द प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी, ये तो अलग है, या फिर आप बताएं टीचेबिलिटी और द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यूज्ड फॉर ग्रेडेशन ऑफ वोकेबलरी। इसके बाद जो है व्हाट इज एवोल्यूशन रूब्रिक, रूब्रिक आपको बताया रखा है उसी को लिख देना, एवोल्यूशन उसमें ऐड कर देना था। डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड यूज। देन अगेन आपसे पूछा गया है व्हाट आर कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स, व्हाट व्हाई आर दे यूज्ड, और यहाँ पे आपका क्वांटिटिव रिकॉर्ड्स भी पूछता है कभी कभी, तो कम्यूटेटिव रिकॉर्ड पूछ लिया, अच्छी बात है। एज ए टीचर हाउ वुड यू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस इन लर्निंग ड्यूरिंग द चाइल्डहुड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और ऑप्शन में डिस्कस द एडोलसेंस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विद फोकस ऑन एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड सजेस्ट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब द डिटेल in detail the aim, the process, advantages and disadvantages of either intensive reading और extensive reading, मैंने दोनों ही करवाए हुए हैं। discuss the views of NCF 05 on either language education और second language acquisition, ये भी आपको करवाए हुए। NCF के तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें वो डिस्कस द पर्पस, प्रोसेस एंड मेरिट्स ऑफ ईदर द सिचुएशनल अप्रोच और स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। प्रिपेयर ए लेसन प्लान, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। प्रोज के लिए कैसे करते हैं या पोएट्री के लिए तो आपने करा भी होगा। एंड डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ एनसीएफ, ये भी हमने आपको बताया हुआ है। डिस्कस द पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, पोजीशन पेपर ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश आपको समझाना था इसमें। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे खत्म ही हो गया, 20 क्वेश्चन ही थे आपके। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर था जाकि ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चंस बहुत ही आपके माइंड बेसिस थे, मतलब आप माइंड से आसानी से बता सकते थे। जैसा कि क्वेश्चंस पूछे गए, अगर आप क्वेश्चन समझना जानते हैं तो आंसर देना आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, आपने देख ही लिया। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था भैया, इसमें बोल रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज क्वेश्चन विच हैज ओनली वन राइट आंसर, वन राइट आंसर कहाँ पे होता है, तो इन्हीं में तो होता है। 4 ऑप्शंस में से कोई एक ही तो हम टिक करते हैं, ठीक है। तो वन राइट आंसर वो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए, तो ये रहा। इसके अलावा जो है ये आपका डेफिनेशन थोड़ा सा आपसे पूछ लिया, लेकिन मोटिवेशन की डेफिनेशन जो है बर्नार्ड की है, जॉनसन की मोटिवेशन की अलग है, थॉमसन की अलग है और एवरिल की अलग है। तो ये जॉनसन की, थॉमसन की, एवरिल की हम आगे डिस्कस कर लेंगे कभी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज, ये अल्फ़ाबेटिक मेथड, जैसे मैंने बताया अल्फ़ाबेट यानी कि स्पेलिंग मेथड हो गया। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं ABCD और उन्हीं से हमारी स्पेलिंग बनती है, इसलिए स्पेलिंग मेथड भी बोलते हैं इसको।
यहाँ पे बोल दिया है SQ4R। अगर आपको SQ4R की पूरी प्रोसेस पता है, यानी कि फुल होता है कि S क्या होता है, Q से क्या होता है, फिर 4 बार R से क्या होता है, अगर आपको ये चारों R का मीनिंग पता है तो आप जो है इसका आंसर दे सकते थे, जिसमें सेलेक्ट नहीं आता, यहाँ पे सर्वे आ जाता है, सर्वे आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चनिंग आ जाता है, यहाँ पे रीड, रिकॉर्ड, रिकॉल, है ना, ये सारे के सारे आ जाते हैं। रिसाइट भी आ जाता है, रिसाइट, रिकॉल, रिकॉर्ड और रीड, इस तरह से आ जाता है 4 R। तो उसमें तो ये सारे के सारे हैं, लेकिन क्या नहीं है, सर्वे नहीं है, तो सेलेक्ट जो है ये इसमें नॉट कंपोनेंट है, तो नॉट आ जाएगा ए ऑप्शन। बाकी आपके फिलप्स थे, फिलप्स भी आपके इजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, जैसे कि एंटोनियम वाला तो आपका इजी था ही। चलो इसमें पैसिव वोकेबलरी या एक्टिव वोकेबलरी आपने पढ़ा नहीं हो तो बात अलग है, बाकी जनरली ये आपका है। एनसीटीएफ का जो है यहाँ पर 2009, ये तो हर हर पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके अलावा जो है ये फुल फॉर्म एफएलए का दे दिया होगा आपने। और एबिलिटी ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज कॉल्ड क्या होता है, मल्टीलैंग्वेजलिज्म होता है। उसके अलावा जो है आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसमें, जिनके आंसर्स आप जहां तक दे सकते थे कर सकते थे, बाकी कोई इशू नहीं है। और बाकी जो बड़े क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स तो आप खुद भी लिख सकते थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन हैं इनके सभी के क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको दिए थे नोट्स के थ्रू, तो आप उनको पढ़ करके अच्छे एग्जाम की तैयारी कर चुके होंगे और बेहतरीन आपका एग्जाम गया होगा। आशा करता हूँ कि आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।